अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? मैं ख्वाजा एहसन शहजाद। 22 जून 2025 को जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, इस ऑपरेशन को अमेरिका ने मिडनाइट हैमर का नाम दिया। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स अस्फहान, नेतन्ज और फर्दो पर अटैक किया। और ये ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद अमेरिका दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको सफ़ाई हस्ती से बिल्कुल मिटा दिया है। अमेरिका ये कह रहा है कि अमेरिका ने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो मुकम्मल तबाह कर दिया है। और दूसरी तरफ ईरानियन ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि इन हमलों से काफ़ी पहले ईरान ने यहाँ से जो यूरेनियम है और दीगर जो इनिशियल कंपोनेंट थे वो यहाँ से ईरान ने शिफ्ट कर दिए थे। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या ईरान का दावा दुरुस्त है या अमेरिका जो दावे कर रहा है इसमें कितनी सच्चाई है। अब अमेरिका सबूत के तौर पर नेतन्ज, इस्फहान और फर्दो की जहां पर उसने अटैक किया है उनके सैटेलाइट इमेजेस दिखाता है और दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश करता है कि हमने ईरान के जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था उसको तबाह कर दिया है। जो सबसे महफूज तरीन न्यूक्लियर साइट में समझी जाती थी फर्दो की जो न्यूक्लियर साइट है, उसमें जो 6 इम्पैक्ट पॉइंट दिखाता है, जो पहाड़ों में जो 6 सुराख हैं वो दुनिया को बताता है और ये साबित करने की कोशिश करता है कि अमेरिका ने ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। इस हमले के बाद पेंटागन में जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल कैन और सेक्रेटरी डिफेंस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें जब इंटरनेशनल मीडिया पेंटागन में अमेरिकी आला हुकाम से ये सवाल करता है कि ऑपरेशन जो मिडनाइट हैमर में ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो कितनी खत्म हो गई है, क्या जो 3 न्यूक्लियर साइट नेतन्ज, इस्फहान और फिरदो वो मुकम्मल मिलियामेट हो गए हैं या अभी इनकी कोई सलाहियत अभी बाकी है। क्या नेतन्ज, फिरदो के तमाम जो 18,000 सेंट्रीफ्यूजेस हैं वो मलबे की ढेर में तब्दील हो चुके हैं और वो 408 किलोग्राम यूरेनियम कहाँ है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है, इसको इस्तेमाल करते हुए ईरान आने वाले दिनों में 6 से 10 एटमी धमाके कर सकता है। इंटरनेशनल मीडिया ने पेंटागन में जब ये सवाल किए तो ट्रंप समेत अमरीकी आला हकाम के पास इसका कोई तफसीली जवाब नहीं था। वो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि हमने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको सफाई हस्ती से मिटा दिया है। जनरल कैन जो इसी पेंटागन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि हमने सवेयर डैमेज जो डिस्ट्रक्शन की है और ये बताया कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट पे उस पर कितना नुकसान हुआ है ये इंटेलिजेंस के दूसरे अदारे इसके असेसमेंट कर रहे हैं और कुछ ही देर में वो रिपोर्ट्स सामने लाएंगे और जिससे ये पता चलेगा कि ईरान के न्यूक्लियर साइट कितना डैमेज हुआ है और कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है और कितना बाकी बचा है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो एन इसी वक्त अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस यानी DIA ने एक इब्तदाई एक रिपोर्ट तैयार कर चुकी थी और इससे दिलचस्प बात यह है कि 2 दिन बाद यानी 24 जून को CNN ने ये रिपोर्ट हासिल करके छाप दी और ये दुनिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज थी क्योंकि ये रिपोर्ट अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल कैन और अमेरिकी सेक्रेटरी डिफेंस के दावों को मुस्तरद कर रही थी। इस रिपोर्ट में यह लिखा था कि ईरान पर अमेरिका का जो न्यूक्लियर अटैक था वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ है और इस अटैक में इन्होंने जो बुनियादी कंपोनेंट थे यानी कोर कंपोनेंट थे उनको भी तबाह नहीं किया है। DIA की इस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि ईरान को अमेरिका के इस हमले में जितना नुकसान हुआ है वो इसे चंद माह में वापस रिकवर कर लेगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ईरान चंद माह के बाद वापस उस पोजीशन में आएगा जहां वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से पहले था। DIA की इस रिपोर्ट के शाया होने से पहले ईरानियन ऑफिशियल्स ये कह रहे थे कि हमने तीनों न्यूक्लियर साइट यानी अस्फहान, नेतन और फर्दो से जो अहम एलिमेंट्स थे वो हमने पहले ही हटा लिए थे। अमेरिका के इस अटैक के बाद हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरानियन ऑफिशियल्स के मुताबिक वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल है उसको भी वो पहले से ही निकाल चुके थे। अमेरिका और ईरान की तरफ से किए जाने वाले ये दावे दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। CNN में इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद ट्रंप को ये कैसे बर्दाश्त होता कि कोई उनके दावों को मुस्तरद करे, तो उनने दिल खोल कर अमेरिकन जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है CNN, NBC और न्यूयॉर्क टाइम को फेक कहा और ये कहा कि ये अब फजूल हो चुके हैं, इन्हें कोई भी नहीं देखता, ये मिलिट्री ऑपरेशन के मुखालिफ हैं। ट्रंप न्यूज ऑर्गेनाइजेशन पे तो मुकम्मल तनकीद कर रहा था लेकिन वो एक बार भी ये नहीं बता सके कि वो एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ है जिसकी तलाश में वो गए थे, क्या वो भी सफाई हस्ती से मिट गया। ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो बाकी कंपोनेंट जिन जगहों पे बनते हैं उन जगहों की तबाही के क्या सबूत हैं, इन सब का सीधा सीधा जवाब देने के बजाय ट्रंप ने एक दफा फिर
पेंटागन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करवाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल कैन और डिफेंस सेक्रेटरी ने एक स्पेशल वीडियो एविडेंस के तौर पर लाई, जिसमें दुनिया के जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के सामने एक स्पेशल प्रेजेंटेशन दी। लेकिन जब उन्होंने जब वीडियो प्ले किया तो बहुत मायूसी हुई, क्योंकि उसमें ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको तबाह करने का कोई डायरेक्ट सबूत मौजूद नहीं था। पेंटागन ने ईरानियन साइट को तबाह करने वाली जो वीडियो सबूत के तौर पर सामने लाई, वो एक पुरानी टेस्ट वीडियो थी जिसमें B-2 तैयारी से GBU-7 बंकर बस्टर फायर किया जा रहा था। ये ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स पर कोई टेक्निकल या एक्सप्लेनेटरी वीडियो प्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं लग रही थी। इस वीडियो में यह साबित हो रहा है कि ये मोब बंकर बस्टर जो है 10-15 फुट एक मोटी चट्टानी छत से नीचे एक गार में कंट्रोल टाइमिंग से फट रहा है। तो ये बम पथरीली जमीन को पेनिट्रेट कर सकता है, और दूसरा 1 सेकंड से कम अरसे में अंडरग्राउंड अपनी मर्जी की गहराई में इस बम को डेटोनेट किया जा सकता है। इस वीडियो से यही साबित हो रहा था, और ये वीडियो मजीद कंफ्यूजन फैला रही थी। वो इसलिए कि फर्दो का जो बंकर बस्टर है वो कुछ हाई साइड असेसमेंट के मुताबिक 500 मीटर नीचे था चट्टान के, और GBU-7 बंकर बस्टर ऑन पेपर भी मैक्सिमम जो है वो 60 मीटर जो वो है पेनिट्रेट कर सकता है। वीडियो में 10 मीटर पेनिट्रेशन भी नहीं दिखाई गई। तो इस वीडियो में एक और मसला था, जब बंकर बस्टर ब्लास्ट हो चुका था, जब वो अपनी तमाम एनर्जी एक्सप्लोड कर चुका था, और उस जगह पर जहां GBU-7 फटा था और डस्ट सेटल हो चुकी थी, वहां सिर्फ मलबे का ढेर था, जबकि गार की दीवार और छत वो इस बंकर बस्टर के ब्लास्ट से पहले की तरह इंटैक्ट थी। अगरचे ये दीवार पहाड़ के अंदर थी, दूसरी तरफ नहीं गिर सकती थी, इस दीवार को अंदर की तरफ तो डैमेज होना था। इस गार की जो छत थी वो 5 से 6 मीटर मोटाई की थी, वो भी जूं की तू खड़ी रही। दुनिया के सबसे बड़े बंकर बस्टर के ब्लास्ट होने के बाद ये 5 से 7 मीटर छत को डैमेज हो जाना चाहिए था, और उस छत में वही इम्पैक्ट था जहां पर बंकर बस्टर जो दाखिल हुआ था, बाकी छत जो थी वो इंटैक्ट रही थी। हालांकि दुनिया के इस बड़े बंकर बस्टर के ब्लास्ट होने के बाद इस छत ने उड़ जाना चाहिए था। इस वीडियो में इस तरह के मजीद डाउट्स आने शुरू हो गए। इस वीडियो से ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया था कि कई सौ मीटर नीचे क्या और कितना नुकसान हुआ था। ये वीडियो बिल्कुल वो साबित करने में नाकाम रही। अगरचे इस बात में कोई शक नहीं है कि फर्दों में कोई ना कोई नुकसान जरूर हुआ होगा। अगर बम फर्दों के जो सेंट्रीफ्यूज तक पहुंचा होगा तो यकीनन सब कुछ तबाह हो चुका होगा। लेकिन इस वीडियो में जो प्रेजेंटेशन में दिखाई जा रही है, ये वीडियो वो नुकसान साबित करने में नाकाम रही है। अगर हम फर्दों की जो जौहरी साइट है उसको छोड़ भी दें और हम नितिन और इस्फहानी की बात करें, वो जो जौहरी प्लांट्स हैं वो ज्यादा तबाह हुए होंगे। जो उनका जो ज्यादातर हिस्सा है वो सरफेस पे है, वो ज्यादा जमीन पर है, और इस वहां पर अटैक करना बहुत आसान था और वहां पर तबाही बहुत आसान थी। मगर सवाल ये है कि क्या नितिन एनरिचमेंट प्लांट्स के जो अंडरग्राउंड 11,000 सेंट्रीफ्यूज से क्या वो मुकम्मल तबाह हो चुके हैं? बंकर बस्टर की जो टेस्ट वीडियो और 26 जून की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन तमाम सवालों के जवाब देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। अब इन दावों और प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर हम एक तरफ रख लें तो जो ओपन सोर्सेज से हमारे पास ये मालूमात हैं, तो हम ये अंदाजा लगाएं कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो कितना मुतासर हुआ है और कितने अरसे में ईरान इस प्रोग्राम को वापस कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि ह्यूज डेटरेंस के लिए ईरान ने तो कुछ करना है, तो वो ह्यूज डेटरेंस यही न्यूक्लियर प्रोग्राम की ही सूरत में हो सकता है। इन 12 दिनों की जंग में ईरान का जो सबसे बड़ा नुकसान वो ये हुआ कि उनके जो 14 साइंटिस्ट हैं वो मारे गए हैं। अब सवाल ये है कि ईरान के पास क्या 14 ही न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे? इसका जवाब है नहीं। इस तरह के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए हजारों सैकड़ों न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं। अब ये 14 जो साइंटिस्ट शहीद हुए हैं, इन 14 को उन्होंने रिप्लेस कर भी लिया होगा। इससे पहले भी हम ये देख चुके हैं, फादर ऑफ द ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम मोहसिन फखरीजादा को 2020 में इसराइल ने कत्ल कर दिया था। उसके बाद भी ये प्रोग्राम जारी रहा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इससे ये साबित हुआ कि ये 14 जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं, ये कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है कि जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत पीछे वापस धकेल सकता है। ओपन सोर्स से हमारे पास जो मालूमात अवेलेबल है उससे ये पता चलता है कि ईरान के पास यूरेनियम की 2 माइंस मौजूद हैं, यानी इससे नेचुरल यूरेनियम बाहर से नहीं लेना पड़ता है। लेकिन अब सवाल ये है कि यह यूरेनियम को गैसियस फॉर्म में यानी यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में मुंतकिल करने की
जो सहूलत है वो ईरान के पास क्या मौजूद है, क्योंकि ये पत्थर इस्तेमाल तो नहीं होते, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज में एनरिच्ड यूरेनियम का यही गैशियस फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास वाहिद एक ये फैसिलिटी थी जो अस्फहान में मौजूद थी, जो सरफेस पे थी, जो मुकम्मल तबाह हो चुकी है, जिसको बनाने में साल लग सकते हैं, और ये ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अगर ईरान के पास फिलहाल यूरेनियम एनरिच्ड हेक्साफ्लोराइड तैयार करने की कैपेसिटी नहीं है, तो क्या ईरान के पास इतना गैशियस फॉर्म एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है जिससे वो वेपन बना सके? इसका जवाब हाँ है, क्योंकि ईरान के पास ये कैपेसिटी मौजूद है। क्योंकि नेतन्स और फिरदो में 18,000 सेंट्रीफ्यूजेस जो काम कर रही हैं, इनके बारे में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को तो मालूम था, और कहीं काम कर रही हूं या नहीं इनके बारे में किसी को इल्म नहीं था। न्यूयॉर्क टाइम की एक डिटेल रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ईरान के पास 408 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। इसे स्पेशल छोटे छोटे डब्बों में पैक किया गया था, जो 10 कारों या ट्रक्स में आसानी से समा सकता था, और इसको कहीं भी मुंतकिल किया जा सकता था। इसके बाद ईरान के अलावा किसी को भी ये नहीं मालूम कि 408 किलोग्राम जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो कहाँ पे मौजूद है। ऐन मुमकिन है कि इसे बुशेहर के उस न्यूक्लियर प्लांट पर मुंतकिल किया गया हो जहां रशियन भी काम करते हैं, क्योंकि इस जंग के दौरान व्लादिमीर पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि रशियन जो एक्सपर्ट है और रशियन जो इंजीनियर हैं वो जंग के दौरान भी ईरान नहीं छोड़ेंगे, वो बाकायदा काम करेंगे, और इस तरह अमेरिका उस साइट पर अटैक नहीं करेगा। In the latest, Russia has urged Israel to immediately halt air attacks on Bushehr nuclear plant, where Russian experts are currently working. और ऐन मुमकिन ये भी है कि ये जो न्यूक्लियर ये जो 408 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है अस्फहान के उसी टनल में मौजूद होंगे, क्योंकि अमेरिका की बमबारी में अस्फहान का वो प्लांट वो जगह नहीं है जहां बंकर बस्टर इस्तेमाल हुए, और इसके अलावा फिरदो में भी एनरिच्ड यूरेनियम लाजमी होगी, क्योंकि इसके इंस्पेक्शन हुए तो 1 साल से जायद का अरसा हो चुका हुआ है। हम फर्ज ये करते हैं कि ये तमाम साइट्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, लेकिन जब दुनिया के एक जर्नलिस्ट को ये पता चल चुका था कि इसराइल और अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला करने आ रहे हैं, तो ईरान की हुकूमत इतनी अहमक नहीं है, कि इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के बचाव की कोई हिफाजती तदाबीर उसने पहले नहीं की हुई होंगी। यकीनी तौर पर ईरान ने पहले ही अपने न्यूक्लियर साइट्स को महफूज जगहों पर मुंतकिल किया होगा। अमरीकी दावों से ये लग रहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हकीकत से देखें कि अमेरिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर उनके दावों तक कोई भी एक ऐसा शवाहिद नहीं है जिससे ये लग रहा है कि ईरान की जो न्यूक्लियर जो पॉलिसी है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो मुकम्मल तबाह हो चुका है। ईरान के पास साइंसदान मौजूद है, एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, और वो हुकूमत मौजूद है जिसमें ये विल है कि वो इस प्लान को पाए तकमील तक लेके जाए। ईरान को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए दोबारा इस तरह के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखना होगा, और इन दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल को ईरान को ऐसा करने से बार बार रोकने के लिए इस तरह के बार बार हमले करने होंगे। ईरान की फ़िज़ाया पर कंट्रोल हासिल करके ज़मीन पर आकर ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है उनको मुकम्मल तौर पर तबाह करें। इसके अलावा कोई भी ऐसी सूरत नहीं है कि जिससे ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो रोल बैक होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।